आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि आखिर समुद्र के सबसे नीचे वाले भाग में क्या होता है। अगर धरती पर समुद्र के सबसे गहराई वाले भाग में जाया जाए तो जिसे जिसे मरियाना स्ट्रेच कहा जाता है। चलो इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में हमें जानना कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगाया। अगर आप कल्पना करें कि आप अमेरिका से वर्ल्ड के सबसे गहराई वाले भाग की तरफ जाएंगे तो थोड़ा अंदर जाने पर आपको एक यूनिक सा ऑटोपास दिखेगा जिसे डिब्बे ऑटोपास कहा जाता है। 9,800 मीटर के अंदर पर मरियाना स्ट्रेच में आपको कुछ ऐसे जीव दिखेंगे जो मछलियों को एक बार में ही निगल जाते हैं। उसके बाद आपको कोम्ब जोली मिलेगा। ये समुद्र की गहराई के अंधेरे में लाइट में जैसे चमकते रहते हैं। समुद्र की गहराई मरियाना स्ट्रेच में आपको कुछ मछलियाँ ऐसे भी होती हैं जो कभी नहीं सोती हैं और बहुत से अजीब जीव मिलेंगे जैसे ब्लैक फी डेविड। इसे डेविल इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका चेहरा ही कुछ अजीब होता है और फ्रीट शार्क इसके दांत देखने में बहुत ही अजीब होते हैं और ये बहुत से पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, बहुत ही अजीब है। इसके अलावा बहुत ही मछलियाँ ऐसी होगी जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है आपको। आप में से बहुत लोग के दिमाग में ये बात आती है कि साइंस इतना आगे है फिर भी अभी तक कोई वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पाया। ऐसा इसलिए कि उस भाग में जाने के लिए आप जिस सबमरीन में बैठकर आप जाएंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है और उस पर बहुत ज़्यादा पानी का लोड भी होता है। वहाँ पर जाना भी बहुत खतरनाक है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता और कुछ ही लोग वहाँ पर जा पाए हैं और कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ही ला पाए हैं। समुद्र के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, शैवाल, पौधे, कवक और जानवरों सहित जीवों की एक विस्तृत विविधता समुद्र में रहती है जो समुद्री आवास और पारिस्थितिकीय तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है जो सूर्य की सतह और तटरेखा से लेकर महान गहराई और दबाव तक होती है। ठंडे गहरे रसातल क्षेत्र और अक्षांश से मिली होती है। आइए जानते हैं समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। अनिरुद्ध जोशी के अनुसार समुद्र को सागर, पयोधि, उदधि, परवार, नादिस, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, बिरधि आदि नामों से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में से इसे सिया कहते हैं। महासागर के ओशन ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में धरती धूल का कण। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर, सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा इस धरती ने जल को वहन करके रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उससे भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियाँ इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो भी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया। मात्रा खारा पानी नहीं। पृथ्वी की सतह से 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता है। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा
हो जाता है। मनुष्य ज़्यादा समय तक समुद्र में पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसकी समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी इनका कहना है कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है, लेकिन पीने लायक नहीं है। समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक विस्तृत विषय है। इसके एक पेज में समझना या समझाना मुश्किल है, परंतु फिर भी यहाँ संक्षिप्त में हम समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक समुद्र या महासागर के जन्म की गाथा अलग अलग है। धरती के नीचे की प्लेट्स के खसकने के कारण भी यह संभव हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक पीछे ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। इस तरह समझें कि धरती उस गर्म दौर में भी खनिजों के ऑक्साइड और वायुमंडल में धरती से निकली हाइड्रोजन के संयोग से गैस के रूप में पानी पैदा हो गया था, पर वह तरल बन नहीं सकता था। धरती के वायुमंडल के धीरे धीरे ठंड होने पर इस भाप को बादलों में शक्ल ले ली। इसके बाद लंबे समय तक धरती पर मूसलाधार बारिश होती रही। यह पानी भाप बनकर उठता रहा और संघनित होकर फिर बरसता ज्वालामुखी फूटते रहे। जो धरती की प्रॉपर्टी या क्रस्ट तैयार हो रही थी, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पानी ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। पृथ्वी की 70 से 90% की सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36-17-40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 39 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल महासागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 100 गुना से 1000 गुना का होता है। इतना ज़्यादा दबाव बैरोमेट्री में यहाँ फेल हो जाता है। इससे दबाव की सच्चाई के समुद्र में तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों पर तक पाया जाता है, जहाँ जीव और जंतु रहते हैं। समुद्र में इंसान कितनी गहराई तक जा सकता है? एक सांस में प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार सामान्य इंसान 702 फीट की गहराई तक
हार्बर्ट्स के द्वारा स्थापित किया गया। उनके पास ऑक्सीजन के बिना सबसे गहरे गोता लगाने का रिकॉर्ड भी है। 831 फीट की गहराई तक पहुंचने पर लेकिन चढ़ते समय मस्तिष्क की चोट लगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्र की सतह से ही किसी जगह की ऊंचाई मापी जाती है। इसका मतलब है कि समुद्र की सतह की ऊंचाई शून्य है। और यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे निचली तरह होने के कारण नदियों का पानी अंततः समुद्र में ही मिल जाता है। यह क्रम अनादि काल से ही चला आ रहा है। नदियों में पानी कई तरह से मिनरल्स, लवण आदि मिले होते हैं जो समुद्र में मिलते रहते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे समुद्र में एक अंतिम पानी का बड़ा भंडार गृह बन जाता है। हम यह भी जानते हैं कि नदियों में पानी बरसात के दिनों में एकत्रित होता है। यहाँ तक कि इतनी बरसात होती है कि भयंकर बाढ़ यहाँ आ जाती है। प्रलय जैसा रूप भी हो जाता है। हम यह भी जानते हैं कि बरसात के मौसम में मानसून में बादलों बनने जैसे और मूसलाधार बारिश होने जैसे होती है। हम यह भी जानते हैं कि बादल वाष्प के रूप में होता है। और हम यह भी जानते हैं कि समुद्र का पानी गर्मी के दिनों और अन्य सामान्य दिनों में भी भाप बनकर उड़ता रहता है। हम यह भी जानते हैं कि मानसून में वाष्प पानी के रूप में बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आता है और फिर से नदी और नाले, कुएं, झील आदि में बदल जाता है। अब चूंकि बरसात का पानी समुद्र से उत्पन्न वाष्प और फिर मानसून में पानी के रूप में वापस पृथ्वी पर आता है, इस पानी को मिनरल्स व लवण नहीं होता है। इसमें नदियों और झीलों का पानी नमकीन नहीं होता है। जब चूंकि नदियों में पानी निरंतर प्रवाहित होता रहता है और पृथ्वी की मिट्टी में उपस्थित मिनरल्स व लवण इस पानी के संपर्क में आने पर घुलते रहते हैं। नदियों का पानी में कुछ इनकी मात्रा पाई जाती है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। नदी, झील की बात करें और समुद्र की बात करें, समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, इस पर बात करते हैं। जब समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर बादल बनता है तो यह पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन जब यह पानी ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन के लवण इसमें घुल जाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, जो नदियों के पानी में धीरे धीरे नमक बढ़ने लगता है। लेकिन फिर भी इतना नहीं होता कि हम पानी पीने से अलग महसूस करें। जब यह पानी समुद्र से निकलता है तो फिर वाष्प बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इससे नदियों द्वारा लगाया गया नमक समुद्र में ही रह जाता है। यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, इसलिए नमक समुद्र में जमा हो गया। एक बात और, हमारे शरीर में नमक सांद्रता उतनी है जितनी लाखों साल पहले समुद्र में थी। दोस्तों, अगर हमारा